हाँ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। फाइनल में हमारे पास 95 प्लस कैंडिडेट है, टीवी में 175 प्लस थे। हमारी कोशिश रहती है हर सेलेक्टेड स्टूडेंट एक बार यहाँ पर आए और अपनी स्टोरी बताएं। इन इंटरव्यू से आपको ये फ़ायदा होगा कि हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। लाइफ में कुछ मिस्टेक की होती है, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी होती है, तो उन चीज़ों से आपको ज़रूर से बेनिफिट मिलेगा। आज हमारे साथ स्मिता शर्मा जी है। बहुत शानदार मार्क्स है इनके, 661 661। यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, जयपुर से है। सीए स्टूडेंट नहीं रहे हैं, बीकॉम एमकॉम में पीएचडी चल रही है। और जॉब के टाइम इंटर्नशिप कर रहे थे राजस्थान गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम, तो वो जॉब के इक्विवेलेंट था, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना अपने आप कठिन होता है। और मेनली ये एपी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम की प्रिपरेशन कर रहे थे। टीआरए जेआरए एग्जाम का इन्होंने 30-40 दिन पहले ही डिसाइड किया कि अपन को ये भी एग्जाम देना है। तो 30-40 दिन में आप सोचेंगे कि इतने शानदार मार्क्स कैसे आ गए, वो भी हम इन्हीं से ही जानेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट इन्होंने पहले भी पढ़े हुए हैं, अकाउंटेंसी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, बिजनेस स्टडी भी कहीं ना कहीं बीकॉम वगैरह के दौरान इन्होंने पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स तो जैसे इनका मेन है ही। और जर्नल पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, आरएसआर जीएफआर जैसे अलग सब्जेक्ट रहे। तो हम इनसे सब्जेक्ट वाइज भी जानेंगे कि इन्होंने चीज़ों को कैसे कवर किया। और इन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जो 12 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थे, जिसके अंदर 1800 एमसीक्यूज थे। और लगभग 40-50 घंटे के वीडियो सॉल्यूशंस भी थे। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है इन्होंने सेल्फ पढ़े हैं नोट्स वगैरह से। तो हर चीज़ हम इनसे डिटेल में जानेंगे। तो स्मिता जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो स्मिता जी, पहले तो ये बताइए, जब फाइनल सिलेक्शन हो गया, इतनी अच्छी जॉब पर पीडीएफ में अपना रोल नंबर नज़र आया, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? सर एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम देके आई थी तभी पता लग गया था कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट आया तब कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही मतलब नॉर्मलाइज़ हो गया था कि ठीक है हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, अब रिज़ल्ट जभी भी आए। तो स्टूडेंट देखो, सभी का अपना तरीका होता है। इनके मार्क्स इतने आर पार थे, 661 मार्क्स। तो इनको डाउट 1% भी नहीं था। बस ये रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, कितना डिले होगा, ज्वाइनिंग कितनी डिले होगी। बाकी ये इनको कॉन्फिडेंस था कि अपना सिलेक्शन जरूर से होना है। तो स्मिता जी, ये बताइए कि आप कितने साल से कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसे ग्रेजुएशन और पीजी के बाद कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम आपने दिए हैं, उनमें कहाँ तक पहुँचे हैं? सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी 2019 में। उसके बाद मैं यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है। मैंने नाबार्ड, सेबी एंड पीएफआरडीए ये एग्ज़ाम्स दिए हैं। सर सेबी में मैं 2022 में इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। पीएफआरडीए का भी मैंने इंटरव्यू दिया है एंड काफ़ी सिलेबस में मेरा ऑलरेडी वहीं से कवर्ड था एक्चुअली। तो इस एग्ज़ाम में भी हेल्प मिली इन एग्ज़ाम से। ठीक है, तो स्टूडेंट इन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए और मेनली सेंट्रल वैकेंसीज की प्रिपरेशन की है। और ऐसी यस वैकेंसी सर। की प्रिपरेशन की है जिनमें जो कॉमर्स के राजस्थान वाले स्टूडेंट है, जनरली वो फॉर्म वगैरह ही नहीं भरते हैं। उस वाले मैटर पर भी अपन आएंगे। तो ये बताइए स्मिता जी, जैसे आपने 30-40 दिन पहले ही टीआरए जेआरए का एग्जाम देने का डिसीजन लिया, तो जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पहले से प्रिपेयर थे, और सब्जेक्ट वाइज, और कैसे आपने उनको इतने दिन में कवर किया, थोड़ा सा उसको अच्छे से बताइए। यस सर। सर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर था 7 जनवरी को। लेकिन क्योंकि डेट शायद पहले ही आ चुकी थी, इसकी जूनियर अकाउंटेंट की फिक्स डेट आ चुकी थी कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने कहीं न कहीं ये सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, दिसंबर में ही मैंने सोचा था। फिर मैंने अपने ऑफ़िस में डिस्कस किया। मैम, हमारे डिपार्टमेंट में एक मैम थी जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले दे रखा था। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें देना चाहिए ये एग्ज़ाम।
तो उस वक़्त मेरा ऐसा था कि अभी तो ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाले पे फ़ोकस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। बट उन्होंने मुझे सोर्सेज़ बता दिए थे। जैसे आरएसआर एंड जीएफएआर के उन्होंने बताया था, एक टारगेट 50 अ, नाम की बुक आती है, उसमें वो रूल्स भी दे रखे हैं एंड क्वेश्चंस भी हैं। तो मैंने मतलब वहाँ से ये सोर्सेज़ वग़ैरह, उन्होंने हिंदी की अपनी एक बुक भी दे दी थी मुझे, कि तुम इसमें से पढ़ लेना। एंड उसके बाद सर मैंने उन्होंने इंग्लिश वगैरह और भी बुक्स के नाम मुझे बता दिए थे। बट फिर जब तक मेरा ये एग्ज़ाम था 7 जनवरी तक, तब तक मैं सिर्फ़ उसके लिए ही पढ़ रही थी। देन उसके बाद उसमें मैंने वो सारा कवर हो ही चुका था, जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है राजस्थान का, एंड सारी जो जीके वाला पार्ट था, करंट अफेयर्स जैसे जो जो भी थे, वो सारा वहाँ से कवर हो गया था। उसके बाद मैंने उसका थोड़ा बहुत रिवीजन किया था एग्ज़ाम के लिए। तो एक पोर्शन मेरा वहाँ से था कवर्ड, और कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स में जो है हमारा सेकंड पेपर में, उसमें भी एक राजस्थान इकोनॉमी करके है टॉपिक, एंड टूरिज्म वाला टॉपिक है, तो वो भी मेरा ऑलरेडी कवर्ड था पेपर थर्ड। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड की प्रिपरेशन के बेसिस पे मैंने ये वाला पोर्शन कवर किया। देन सर उसके बाद जब पेपर वन का था, तो मैंने दिसंबर में ही अपनी, मेरी कज़िन है, क्योंकि मुझे ये राजस्थान एग्ज़ाम्स का इतना आइडिया नहीं था पहले, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी मतलब ऐसे दे रही थी, मतलब सीरियस प्रिपरेशन मेरी पहली किसी राजस्थान एग्ज़ाम के लिए ये पहली थी। तो उसके बाद मैंने अपनी कज़िन से बात की, जो कि राजस्थान एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से दे रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ये हिंदी, इंग्लिश और इन सब के लिए तो पीवाईक्यूज़ कर लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर से जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। फिर मैंने थोड़ा और सर्च किया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैंने गुरु ज्ञान पब्लिकेशंस की जो टेस्ट सीरीज़ होती है पेपर, जनरल पेपर की, वो ले रखी थी। तो मैंने इस पेपर के लिए भी थे जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उनके लिए भी ले ली। उनका एक मतलब काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा कि जो पीडीएफ्स देते हैं वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो वो मैंने सारी कर ली। जितनी भी मैं कर सकती थी मैंने सारी करके मैं नोट्स बनाती गई उनके। मैंने हिंदी का किया अलग, एक कुछ पेपर्स में हिंदी के पॉइंट वाइज नोट्स बनाए, इंग्लिश के बनाए, एंड सर जीके का तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो मैंने और नहीं किया उसका। साइंस के मैंने बनाए, जितने कर सकती थी मैं करती गई, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली सर इतने दिन। और मैथ्स की भी मैं उसके कुछ टेस्ट दिए, तो वो मैंने मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी कि एक क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा आ गया, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था मैथ्स का। तो ऐसे करके काफ़ी मतलब मैं कर पाई कवर। एंड हाँ, मेरा कंप्यूटर ज़रूर छूट गया है, क्योंकि इतने दिन नहीं थे, बट थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे कंप्यूटर के, तो बाकी बच्चों ने बाद में मुझे बताया कि कंप्यूटर के पढ़ के भी आते तो भी ऐसा ही होता। तो इस तरीके से ये वाले पेपर वन के तो मेरे ये सब्जेक्ट्स कवर हुए। मेनली जो थे पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके नोट्स मैंने रिवाइज किए, मैंने काफ़ी बार रिवाइज किए। तो मैंने जो स्टार्ट की थी प्रिपरेशन वो पेपर वन से ही स्टार्ट की थी, लेकिन उसके साथ के साथ मुझे ये पता था कि मेरे लिए ये जो आरएसआर और जीएफएआर, ये मेरे लिए एकदम न्यू है, जो कभी नहीं पढ़े हैं। और तो मैं ये इनको साथ के साथ करते जा रही थी, मतलब अ, लगभग आधा दिन इसमें दे रही थी मैं, और आधा दिन ये कर रही थी। फिर उसके बाद सर लगभग 10 या 12 दिन बचे थे मेरे पास पेपर टू के लिए। अब जब मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने सिलेबस भी पहले ही देख रखा था, कि जो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़, ये सब हमने पढ़ रखी है पहले से। मेनली मुझे लगा कि ये 11th और 12th क्लास की सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, और जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे स्कूल में भी, और उसके बाद भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए तो उस टाइम भी काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किए थे। तो उसको करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, फटाफट होते गए, जल्दी जल्दी रिवाइज होते गए। हम पढ़ते थे डी के गोयल क्लास ट्वेल्थ में, तो वो वो मेरे पास है अभी भी, तो उसी को मैंने निकाला और फटाफट रिवाइज किया। एंड उससे मुझे क्वेश्चंस जितने भी मिले, जहाँ भी मिले, टेलीग्राम पे या कहीं भी, नोट्स जो मैंने लिए थे बाहर बाहर जो अवेलेबल थे सब्जेक्ट वाइज, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मिले, जितने मैं कर पाई उस वक्त, मैं करती गई। एंड देन सर इस तरीके से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ जो बिजनेस मेथड्स का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हुआ।
उसके बाद ऑडिटिंग की बात थी, तो ऑडिटिंग मेनली थ्योरेटिकल था, और मैंने सेबी के प्रिपरेशन के टाइम पे उसमें जो कंपनी लॉ का चैप्टर 10th होता है, तो वहाँ से वो मेरे नोट्स रेडी थे एक्चुअली, मैंने सिर्फ उनको रिवाइज किया और कुछ नहीं किया। और इंडियन इकोनॉमिक्स जैसा आप जानते हैं मेरा सब्जेक्ट भी है, एंड और थोड़ा ये जीके, असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके के पेपर के लिए भी जो थोड़ा बहुत उसमें इकोनॉमी, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है, इकोनॉमिक रिव्यू और ये सब बजट वगैरह, वो वहाँ से कवर हो रखा था। एंड सर, स्टूडेंट्स बाकी मैं मैंने बता ही दिया, जीएस, ठीक है। आरएसआर एंड जीएफएआर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने जो भी बोला मैं समराइज करता हूँ। देखो, पहली बात तो हम अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनसे हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। यदि हम सेम टाइप के स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू करेंगे, कि मान लीजिए केवल ऐसे स्टूडेंट है कि हमने 2 साल प्रिपरेशन की, सीएमजे के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नई चीज़ें न तो आपको सीखने को मिलेगी न मुझे सीखने को मिलेगी। ये इंटरव्यूज केवल हम आप लोगों के लिए कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, मैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाता हूँ, कि मुझे नई नई चीज़ें पता चले, नए नए तरीके पता चले, जिससे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, फिर हम आपको गाइड कर पाएँ, उससे आपका भी सिलेक्शन हो। तो इन्होंने जो भी बोला वो अब मैं आपको समराइज करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे पॉइंट इन्होंने हमें निकाल करके दिए हैं। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 11th 12th पढ़ा तो बस 11th 12th तक सिमट करके रह गए, बीकॉम पढ़ा बीकॉम तक, एमकॉम पढ़ा एमकॉम तक। इवन कुछ स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कॉमर्स मेरी जान से, कि सर आपने ना बहुत सारे कोर्सेज में एक चैप्टर है वो चैप्टर का सेम वीडियो डाल दिया, या फिर एक सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस सेम है तो सेम क्लासेस डाल दी। तो देखो, पढ़ने का और पढ़ाने का यही तरीका होना चाहिए, कि जब अपन किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये मान करके नहीं पढ़ें कि किस वैकेंसी किस कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये मान करके पढ़ो कि हम उसकी नॉलेज ले रहे हैं और वो नॉलेज कहीं पर भी काम में आ सकती है। इन्होंने इसी तरीके से, और ऐसा इन्होंने पिछले 1-2 साल से नहीं किया है, स्कूल टाइम से कर रहे हैं। 11th 12th में इन्होंने बिजनेस स्टडी पढ़ी, उसी को ही इन्होंने रिकवर किया, उसी को ही इन्होंने रिमाइंड किया, उसी को ही रिवाइज किया, और वो जल्दी हो गया क्योंकि उस टाइम अच्छे से पढ़ी हुई थी। इकोनॉमिक्स में भी हेल्प हेल्प मिली, अकाउंटेंसी में भी डीके गोयल को फिर से फॉलो किया। इवन 4-5 दिन पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने बोला कि सर 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया, वो भी पढ़ना पड़ेगा क्या? 70% क्वेश्चन या 50% से ज़्यादा क्वेश्चन 11th 12th के आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप बोल सकते हो कि एमकॉम के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट लेवल तक तो 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ये मान करके कि वो चीज़ आगे काम में आएगी, ये नहीं कि ये चीज़ यहीं तक सिमट करके रह जाए। दूसरे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अच्छे लोगों से वो गाइडेंस भी ली कि कैसे प्रिपरेशन करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया जनरल पेपर के लिए तो आप केवल पीवाईक्यूज करके चले जाओ तो बहुत बेनिफिट होता है। पीवाईक्यूज आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे दिशा 2020 बुक आती है, उसमें जीके के पूरे पीवाईक्यूज है, वहां से कर सकते हो। इन्होंने एक बुक वगैरह का नाम बताया, वहां से कर सकते हो। उन्होंने भी पीवाईक्यू दे रखे, पीवाईक्यू पीवाईक्यू होते हैं, बस टीचर ने तो उनको तरीके से किया है। तो पीवाईक्यूज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैथ रीजनिंग तो आपको देखो समझनी पड़ती है और धीरे धीरे प्रिपेयर करनी पड़ती है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो अगर इंग्लिश अपनी ठीक ठाक होती है और अपन इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो आप सेंटेंस को 2 बार पढ़ते हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश का ये होता है, चाहे आपको रूल्स नहीं पता, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे और इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है तो हो जाते हैं। तो ये तरीके इन्होंने फॉलो किए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अकाउंटेंसी में भी बेस 11th 12th रहा, बिजनेस स्टडी में भी वही बेस रहा, इकोनॉमिक्स तो जैसे ईएफएम से कर रहे हैं तो वो बेस हो गया। ऑडिट में जरूर इनको थोड़ी दिक्कत आई, वो इन्होंने नोट्स वगैरह से किया। आरएसआर जीएफआर को इन्होंने जर्नल पेपर के साथ ही किया। जो 4 सब्जेक्ट थे वो आखिर के 10-12 दिन में किया। अगली बात स्मिता जी, आपको देख कर के भी ऐसा लगता है और ऐसा रहा होगा, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और आप थोड़े लगते भी बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे हो। सर, वैसे तो नॉर्मली एग्ज़ाम जब पास में होता है तो हम ज़्यादा ही पढ़ते हैं।
मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ती हूँ मैं, वैसे नहीं कि ठीक है हम्म। बस पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जब क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास लगभग 25 से 30 दिन थे जब मैंने ये डिसाइड किया था, तो उस वक़्त तो मैंने और कुछ किया ही नहीं पढ़ने के अलावा। सिर्फ़ मैं पढ़ती रही एंड कमरे से लगभग बाहर भी नहीं निकली। लगभग कितने घंटे मानूं मैं, 15 घंटे या उससे भी ज्यादा? सर उससे भी ज़्यादा मानिए, 18 क्योंकि घंटे? सिर्फ़ सोना था, खाना था एंड बस थोड़ा बहुत अठ, अठ, मैं थोड़ा बहुत मान रहा हूँ। रिलैक्स होना ठीक है, आधे 1 घंटे। ठीक है। क्योंकि टाइम कम था एंड अपन सोच लेते हैं कि बस अब ठीक है, एक बार अच्छे से दे लेते हैं, तो इस, ये था। इस, हाँ, लगभग 16 घंटे मानिए। ठीक है। स्टूडेंट, मैंने लगभग मेरे करियर के 10 साल ऑफलाइन पढ़ा है। मैंने अलग अलग लेवल पर पढ़ाया है। मैंने सीए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा है, आईपीसीसी लेवल पर, फाइनल लेवल पर। सीए सीपीटी में मैंने लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, आईपीसीसी में लॉ ऑडिट, सीए फाइनल में लॉ के 50 से ज़्यादा बैचेज निकाले हैं। सीएस वालों को पढ़ा है, सीएमए वालों को पढ़ा है, बीकॉम वालों को, एमकॉम वालों को, और 3 से 4 साल मैंने स्कूल में बिजनेस स्टडी पढ़ाई है। तो मेरे सामने ना ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि मेरे पूरे करियर में, जैसे मैंने टोटल मान लीजिए अगर 1000 प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट निकाले हो, तो आप ये मान सकते हैं कि 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत 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 ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। जो भी उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है या जीन्स होते हैं, मैं नहीं मान सकता कि मतलब मैं कभी इस तरीके का इतना ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट रहा होऊंगा। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जैसे स्कूल में भी पढ़ाते वक्त टीचर ने 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दी कि इसको रिवाइज कर लो, उस 5 मिनट में भी बुक खोल करके वो पढ़ने लग जाएंगे। आज तक मतलब वो जो 8-10 स्टूडेंट टाइप के मैं बता रहा हूँ ना, उनको मैंने 1 मिनट खराब करते हुए नहीं देखा होगा, एक सिंगल मिनट। पूरे साल स्कूल में एक सिंगल वो छुट्टी नहीं करते। इतना ज़्यादा मतलब उनका माइंड सेट होता है जो भी इस टाइप का होता है। मतलब बिजनेस स्टडी में 100 में से 99 98 मार्क्स लेकर के आना बहुत 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 बड़ी बात होती है। अकाउंटेंसी वगैरह में ला सकते हो, तो उसमें भी वो लेकर के आते थे। टीचर केवल एक 90 95 तक की तैयारी करा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा 97 98 99 अगर पहुंच रहे हैं, तो वो टीचर का, वो स्टूडेंट की वो जो कैपेसिटी है, उसका जो माइंड पावर है, जितना वो फोकस कर सकता है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप ये देखिए, लगभग 16 घंटे अगर अपन मिनिमम पकड़ करके चलें, और मैं 35 दिन भी लेकर के चलूं, हमें इस वीडियो से बहुत अच्छे पॉइंट निकालने हैं स्टूडेंट। 16 घंटे और 35 दिन, 560 घंटे होते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट डेली पढ़ता है 5 या 6 घंटे, तो 112 दिन बनते हैं। तो इन्होंने जो लगभग 3 महीने से 3.5 महीने हो गए, ये तो 3.5 के भी 4 महीने पहुंच रहे हैं, 3.5 महीने की प्रिपरेशन इन्होंने 35 दिन में की है। देखने वाला ये देख सकता है, मतलब हर इंसान अपने अपने फायदे के हिसाब से कॉन्सेप्ट निकालता है। कोई ये सोच सकता है 30 35 दिन में हो गया, कहीं कोई स्कैम तो नहीं हुआ, या फिर किस्मत साथ दे गई, या फिर ये हो गया वो हो गया। वो जो उसके पीछे मेहनत छुपी हुई है कि 35 दिन आप कर करके देखिए, 16 घंटे आप कोई भी काम करके करके देख लीजिए, एक्सरसाइज करके देखिए, सिंगिंग करके देखिए। इतना टाइम करने के बाद इंसान किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये केवल इस एग्जाम में नहीं, मतलब काफी लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए होती है, स्कूल टाइम से इनका ये रहा है। तो ये काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है हमें। और ये बताइए स्मिता जी, कि एक तो सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कहाँ से पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, जितना भी आपने टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए, जो भी आपने देखा, और कुछ अच्छी चीजें या कुछ कमी नजर आई हो, या कुछ इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकें। सर सीएमजे मैंने 2023 में भी सोचा था एग्ज़ाम्स देने का, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं कोई एग्ज़ाम दे पाई थी। तो उस वक़्त मैंने काफ़ी सर्च किया था एंड फिर उसके बाद मुझे सीएमजे के बारे में पता लगा था। बट उस वक़्त मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाई, बट मेरे पास एक था कि ठीक है, यहाँ से ये सारे कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो भी टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह हैं, तो मुझे यहाँ से मिल जाएँगी।
तो जब फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ का फिर सर्च किया, क्योंकि मेरे पास पूरा कोर्स लेने का तो टाइम नहीं था, तो टेस्ट सीरीज़ ही लेनी थी मुझे। एंड टेस्ट सीरीज़ मुझे आपके मिल भी गई, और शायद कुछ ऑफ़र भी था उस टाइम पे, तो वो मैंने लिया एंड फिर टेस्ट दिए। फिर ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे आपके कुछ टेस्ट कमी सीरीज़ आपको में। नजर आई हो या कुछ इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकें? सर कमी तो एज़ सच नहीं है, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके वीडियो सॉल्यूशन हैं वो ठीक है, बट एट लीस्ट जो आंसर होते हैं, मतलब जैसे अपन क्वेश्चन है, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, तो एट लीस्ट उनके आंसर्स की एक पीडीएफ ज़रूर मिले, ताकि हम क्रॉस चेक कर लें एक-एक वीडियो सॉल्यूशन। तो शायद ठीक मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यस। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताता हूँ और इसके बाद भी एक बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन लेंगे जो हम हर स्टूडेंट से पूछते हैं। देखिए पहली बात तो जैसे 95 प्लस हमारे पास टोटल फाइनल कैंडिडेट है, तो उनमें से हम 3-4 कैंडिडेट ऐसे ले रहे हैं जिनके पास हमारी केवल टेस्ट सीरीज थी, कॉन्सेप्चुअल कोर्स नहीं था जिससे हमें कुछ नई चीज़ें पता चल सके। दूसरी बात आप बोलेंगे कि सर केवल टेस्ट ही तो दिए स्टूडेंट ने, उसको क्यों लिया जा रहा है? तो पहली बात तो हमारे टेस्ट बाकी लोगों से अलग थे। बाकी के पास 40 क्वेश्चन का टेस्ट, 30 का, 35 का ऐसा था। 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट केवल और केवल हमारे पास था, मतलब बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट। और उस मॉक टेस्ट के साथ लगभग 2, 3, साढ़े 3 घंटे के वीडियो सॉल्यूशन भी थे। तो हमारा जो मतलब जो मॉक टेस्ट है हम कुछ ही एग्जाम में लॉन्च करते हैं, जैसे संगणक में किया था, जेवीबीएनएल में किया था और इस एग्जाम में किया था, 3 ही एग्जाम में किया है। वो हमारा कोर्स के इक्विवेलेंट ही होता है, उसमें भी 40-50 घंटे की वीडियो क्लासेज होती है, इसलिए ले रहे हैं। अगली बात एक इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि सर उसकी अगर पीडीएफ मिल जाए, तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर हमने वो पीडीएफ नहीं दी है तो बिल्कुल उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। आपको ध्यान हो तो जेवीबीएनएल में भी हमने ऐसा ही किया था कि हम उसकी पीडीएफ डाल देते थे। और संगणक का भी अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हम करते हैं कि नहीं करते। शायद हमने इसलिए बंद कर दिया कि जेवीबीएनएल में हम फिक्स 3 या 4 अटेम्प्ट देते थे टेस्ट के, और संगणक और टीआरए में हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिए कि आप कितनी बार भी टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप टेस्ट वगैरह दो। तो हमने इसलिए वो पीडीएफ नहीं दी होगी, लेकिन मैं ये इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आगे से हम बिल्कुल हर मॉक टेस्ट में ये करेंगे। मॉक टेस्ट का बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल कोर्स के टेस्ट का नहीं बता रहा हूँ, कि उसमें हम जो भी टेस्ट होगा उसकी पीडीएफ डाल देंगे। और एक और शिकायत जो इन्होंने बताई नहीं, इन्होंने हमसे नोट्स का पूछा था कि सर केवल पीडीएफ नोट्स आप उपलब्ध करा दें। तो वैसे तो जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन होता है उसमें हम नोट्स को रोक देते हैं कि यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट लेना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं। नोट्स नहीं देने के 2-3 रीजन रहते हैं। एक तो रीजन ये है कि जिस बच्चे ने 5000 रुपीज का कॉन्सेप्चुअल कोर्स लिया है, वो बोलता है कि सर जिसने 1500 की टेस्ट सीरीज ली उसे भी आपने नोट्स दे दिए, कोर्स लेने का क्या बेनिफिट हुआ? एक तो ये रहता है। दूसरा, जो राजस्थान कंपटीशन वाले स्टूडेंट होते हैं वो इतने मेच्योर स्टूडेंट नहीं होते हैं जितने ये है। अगर नोट्स में कोई चीज़ 5 लाइनों में लिखी हुई है और क्लास में टीचर 10 मिनट में समझा रहा है, तो क्लास में उसने बहुत कुछ बताया, जबकि नोट्स में 5 लाइनें हैं, तो हो सकता है नोट्स से क्वेश्चन नहीं हो पाए एग्जाम में, वीडियो से हो जाए। केवल नोट्स देंगे तो बच्चा ये बोलेगा सीएमजे के नोट से क्वेश्चन नहीं आए, मैं तो कुछ भी नहीं आया, मेरा तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन चीज़ों से भी हमें डर लगता है, इसलिए हम नोट्स देने में यकीन नहीं करते हैं, वो भी एक रीज़न रहता है। लेकिन फ्यूचर में हम इन चीज़ों के बारे में और सोचेंगे। स्मिता जी, 2 क्वेश्चन आपके लिए। एक तो ये है कि जो राजस्थान के स्टूडेंट होते हैं ना, हम ये मान करके चलते हैं कि किसी स्टूडेंट का सक्सेस होना या फेल होना, मतलब 3-4 चीज़ें होती है। एक तो उसका जो डायरेक्शन है या प्लान है, जो उसका पढ़ने का तरीका है वो होता है, एक कंटेंट होता है, और कुछ अदर फैक्टर्स हो गए। हम ये मान करके चलते हैं 60-70% योगदान उसका उस प्लान का होता है जिस वो प्लान को फॉलो कर रहा है। हमारे जो राजस्थान के स्टूडेंट है ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए भी। उन्होंने फ़िल्टर लगा रखा है। पहली बात तो केवल कॉमर्स के एग्ज़ाम देंगे, नहीं केवल राजस्थान के एग्ज़ाम देंगे, राजस्थान से बाहर जाएँगे तो पता नहीं, मतलब उनको लगता है
वो यूएसए जाने के बराबर है। वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, वो जापानी बोलेंगे राजस्थान के बाहर। तो राजस्थान से बाहर का कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे। इवन जैसे मैं झुंझुनू से हूँ और हरियाणा सीमा लगती है हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर, या 50 छोड़ो 13 किलोमीटर बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट ये बोलते हैं कि 500 किलोमीटर दूर राजस्थान में जैसलमेर चला जाऊंगा, लेकिन मैं 50 किलोमीटर दूर हरियाणा नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या होता होगा। तो एक तो ये फिल्टर की राजस्थान के बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, अदर स्टेट के भी फॉर्म नहीं भरेंगे, सेंट्रल वैकेंसी के भी फॉर्म नहीं भरेंगे। एक तो राजस्थान वाली लिमिटेशन लगा ली। दूसरी लिमिटेशन ये लगा ली, केवल जूनियर अकाउंटेंट दूंगा और कोई एग्जाम नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूनियर अकाउंटेंट में भी एक फिल्टर लगाएंगे, जेवीवीएनएल, वो ही एग्जाम देना है, चाहे 5 साल में वैकेंसी आए चाहे 10 साल में आए। जबकि आपने ऐसे एग्जाम दिए हैं जिनकी हम भी प्रिपरेशन कम कराते हैं, जैसे पहले हम सेबी वगैरह की कराते थे, नोट्स वगैरह भी हम दे देते हैं। और मैं ये मान करके चलता हूँ मुश्किल से कोई 5-7 स्टूडेंट होंगे जो ये एग्जाम दे रहे हैं। तो आप थोड़ा मतलब एडवाइस टिप्स या कुछ बता सकें कि स्टूडेंट को, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट भी है जो उतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसा अपना दायरा बढ़ाएं। और अपने शहर से बाहर निकलना सभी के लिए टफ होता है। इवन स्टूडेंट ऐसा होता है कि जयपुर में जैसे हम रहे, लगभग रहे मतलब 12-13 साल रहे, एक एरिया में अपन ने रूम ले लिया रेंट पर, मान लीजिए किसी भी एरिया में ले लिया, सोडाला ले लिया, और 4-5 साल रह लिए। तो दूसरे एरिया में भी जाने का मन नहीं करता कि अब अपन गोपालपुरा ले लेते हैं, शास्त्री नगर ले लेते हैं। कंफर्ट जोन अपना क्रिएट हो जाता है, हर स्टूडेंट का होता है। स्कूल में जो सीट आपने फिक्स कर ली वहीं बैठना है। टीचर ने अगर चेंज करा दी तो पता नहीं टीचर ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो वो जो कंफर्ट जोन है उससे कैसे निकले स्टूडेंट, ये बताइए। सर पहली चीज़ तो ये, सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए ये तो लो पोस्ट का है एग्ज़ाम, ये मैं नहीं दूंगा या दूंगी। मतलब, और हमें ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। अ, हाँ, ऐसा हो सकता है, हमारी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक डिसाइड कर सकते हैं कि हम यही वाले एग्ज़ाम्स देंगे। लाइक हमें सिर्फ कॉमर्स वाले ही एग्ज़ाम देने हैं या फिर हमें सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स ही देने हैं। ऐसा हम ज़रूर सोच सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हैं और फिर दूसरे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर ये वाली गलतियाँ मैंने भी शायद स्टार्टिंग में की थी। मतलब मैं सिर्फ कुछ एग्ज़ाम्स देती थी, बट उसके बाद मेरा थोड़ा हॉराइज़न वाइड हुआ जब मैं वहाँ काम करने लगी। सर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेक्रेटरेट में मैं जब काम करने लगी तो मैंने देखा कि लोग बहुत डिफरेंट स्टेट से भी हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, फेलो इंटर्न थी, वो हरियाणा से थी। एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं। तो जब दूसरे स्टेट के यहाँ आके जॉब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते। तो ये वाली चीज़ सर उस वक़्त भी मैंने सीखी, और फिर मैंने फिर यहाँ के स्टेट का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, और मैंने ये भी सोचा कि मैं दूसरे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर निकलेंगे तो वो भी दूँगी। तो सर मैंने मतलब फॉर्म ये सब मैंने सोचा, एंड देन उसके बाद सर बात आती है सेबी एंड ये जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं। तो सर स्टार्टिंग में जब मैंने देना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत डर रही थी। एक्चुअली मुझे भी था कि पता नहीं है कैसा एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें तो टाइपिंग होती है और मुझे तो आती ही नहीं है। क्योंकि उसमें सर एक पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें हमें टाइप करना होता है, एंड सेकंड पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत डर रही थी कि, और फिर सर आस-पास ऐसा कोई था भी नहीं गाइड करने वाला जिसने पहले ये एग्ज़ाम दिया हो या क्लियर किया हो। तो सर फिर उसके बाद ऐसा होता है ना कि हम जब कुछ करने निकलते हैं तो मिलने लग जाते हैं, हमें रास्ते भी मिलने लग जाते हैं। देन काफ़ी सर्च किया तो जो थे कुछ टॉपर्स लोग थे जिन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम, उनका मुझे टेलीग्राम अकाउंट मिला। मतलब वो गाइड करते थे एक टेलीग्राम पे ही। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे टाइप वगैरह करना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या मुझे पहले टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, स्पीड लानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको
आपको नॉर्मल ही टाइप करना होता है। तो मतलब ऐसे बहुत स्टूपिड से क्वेश्चंस होते थे, शायद कोई बाद में सुने तो हँसी भी आए, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ होता है। तो देन धीरे-धीरे हम प्रिपरेशन करते जाते हैं तो चीज़ें ईज़ी लगने लगती हैं, बट स्टार्ट करते हैं तो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट ही होता है। स्टूडेंट कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाइफ में कोई मिस्टेक्स नहीं की, इन्होंने भी की। देखिए, आप ये कर सकते हैं कि अपन को कॉमन सिलेबस पर फोकस करना है, और मैं भी ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप अलग-अलग सिलेबस की प्रिपरेशन करें, कभी ये सिलेबस, कभी वो सिलेबस, ऐसा नहीं करें। कॉमन सिलेबस पकड़ लिया, फिर आप वैकेंसी का ना लेवल मत देखिए कि क्या लेवल है, कॉमन सिलेबस आपने पकड़ा, उस सिलेबस के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दीजिए। मैं मानता हूँ एक साल में मिनिमम से मिनिमम 5 एग्जाम, हालाँकि आप एक साल में 20 एग्जाम भी दे सकते हैं, अलग-अलग जगह के, अंडमान निकोबार हो रहा है तो भी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर के आप जॉब करो, परेशान हो, आप बस एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और जॉइन वहाँ करना जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, जॉइन मत करना। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कहाँ अपनी मिस्टेक है, और सिलेक्शन होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और शुरुआत में अपन को डर लगता है, मोटिवेशन तब आता है जब अपन को उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अपन एक्सरसाइज भी करते हैं, शुरुआत में नहीं होता, 6 महीने आपने कंटिन्यू कर ली, फिर थोड़े बहुत आपको रिजल्ट मिलेंगे, लोग आपको बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर आप कभी भी नहीं रोक पाओगे लाइफ टाइम। तो ये भी ऐसा ही है, आपने 2 4 5 एग्जाम दे लिए, एक बार डीवी में रह गए, 1 2 मार्क्स से रह गए, फिर आप में वो लगन बढ़ जाएगी। और एक और अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि अपने आसपास है ना, अच्छे लोगों से जुड़िए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो गाइड कर सकते हैं, उन लोगों के टच में आएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेगी। वो जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग घूमते रहते हैं सारे दिन, पता नहीं क्या चलता रहता है, स्कैम हो गया, धांधली हो गई, मतलब स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप है, क्या क्या मुद्दा पकड़ लेते हैं वो। कभी किसी बच्चे को पकड़ लिया, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लिया, कभी रिलीजन पर स्टार्ट हो गया, कभी किसी रिलीजियस बिल्डिंग का मुद्दा स्टार्ट हो गया, कभी चुनाव को लेकर के। कुछ भी नहीं मिलेगा उन चीज़ों में। चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। टाइम पास करना है, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनमें टाइम पास कीजिए अपने। मतलब टाइम एंटरटेनमेंट हम इसीलिए करते हैं कि हमारा दिमाग रिलैक्स हो, वहाँ पर तो दिमाग खराब होगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई, और हमें पूरा यकीन है कि इनसे अगर एक स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है, वो भी कुछ सीखता है, अच्छी पोस्ट पर पहुँचता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। स्मिता जी, वैसे तो आपने सारी चीज़ें बता दी। लास्ट क्वेश्चन वैसे हमारा ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी 29 30 साल एज हो गई, पहले कुछ मिस्टेक्स की, एग्जाम कम देते थे, अब उनको समझ में आया कि कैसे सिलेक्शन होता है, लेकिन सिलेक्शन हो नहीं रहा, बहुत एग्जाम में रह गए, डीवी में रह गए, इस एग्जाम में 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गए। और स्टूडेंट नॉन टेक्निकल होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि 10 15 हज़ार रुपए की भी कहीं पर जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल नॉन टेक्निकल होते हैं, कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं जानते। उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान आ रहा हो जो आप बता सके, उनसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए या कुछ और मदद मिल सके। सर पहली चीज़ तो आपने जो भी बोली नॉन टेक्निकल, तो कहीं न कहीं मेरा भी ऐसे ही था, ये डर मुझे भी था कि मेरे पास कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं है तो जॉब वग़ैरह कैसे होगा अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो। बट सर ये एक्चुअली मैटर ऑफ़ टाइम होता है, इसलिए हमारे हाथों में नहीं है कि कब हमारा सिलेक्शन हो, हमें देते रहना होता है एग्ज़ाम। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस अगर प्रोसेस लंबा हो रहा है तो हमें फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर बनना चाहिए, ताकि उससे हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे। सर इससे पहले मैं भी थोड़ा डरी हुई रहती थी, बट जब मैंने वहाँ इंटर्नशिप जॉइन की, देन उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया, मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया एंड देन पीएचडी जॉइन की। तो उसके बाद मतलब एक होता है ना मेंटली थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। देन सर तो मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट हम फिर मतलब हमारे पास जो भी रास्ते हैं उसे देखना चाहिए
और ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट होके एग्ज़ाम देना छोड़ दिया, ये तो नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं अपना टाइम कब आए। स्टूडेंट, एक तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक शानदार बात बोलता हूँ। जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि हमारी जॉब नहीं लगेगी, हम बेरोजगार रह जाएंगे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा इंसान बताइए जो बूढ़ा हो गया और पूरी जिंदगी रोजगार ढूंढता रहा, उसे कभी रोजगार नहीं मिला। एक टाइम के बाद सब सेट हो जाते हैं। तो ये टेंशन आप निकाल दीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। कुछ बिजनेस, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट सबका सेट हो जाता है। एक इंसान ऐसे बता दिए कि वो मरते दम तक बस ढूंढता ही रहा, नहीं मिला। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो आपके आसपास ऑप्शंस है उनको देखिए, नए ऑप्शंस भी आपको तलाशने पड़ेंगे। स्किल्स आप बढ़ाएंगे साल भर में ही बहुत सारी बढ़ा सकते हैं। आप ये ना सोचे कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका लेवल अलग रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक बैकग्राउंड से निकल करके आया हूँ। हम ऐसी स्कूल्स में पढ़े हैं जहाँ पर हम लोग हवाई चप्पल पहन करके जाते थे स्कूल में। 2 दिन यूनिफॉर्म का ऑफ होता था। कैसे भी रंग बिरंगे आप कपड़े पहन करके जाओ। मतलब 8th क्लास तक मैं ऐसी स्कूल्स में पढ़ा हूँ। उसके बाद हमने सीए फाइनल को भी पढ़ा है। हरियाणा की टॉप स्कूल है यदुवंशी शिक्षा निकेतन, आप सर्च कर लेना। वहां तक मैंने पढ़ा है। तो धीरे 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 अपन को है ना खुद को चेंज करना पड़ता है। और अच्छे लोगों से जुड़ोगे ना, पॉजिटिव लोगों से जुड़ोगे, अपने आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सके, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जितना भी आपके पास टाइम बचा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसमें मैं ये कहूंगा कि आप जितने ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं कॉमन सिलेबस पर, ये वो दीजिए। 4 एग्जाम में से एक एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सीट्स मत देखना कितनी है। और ये टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। दुनिया में कोई इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। और मैं तो पढ़ाते वक्त भी कहता हूँ, सबसे कमजोर स्टूडेंट मैं हूँ। अगर मुझे समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आएगा। तो स्मिता जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। हमारे स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और हम चाहते हैं कि थैंक यू आप सर। फ्यूचर में और भी अच्छी पोस्ट वगैरह पर पहुंचेंगे, सीबी आरबीआई वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू।